आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे हाईटेक डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक एमका यानी एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और अपडेट यह है कि इस प्रोजेक्ट से एचएएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सोचिए, दशकों से जिस सरकारी कंपनी एचएएल का हमारे आसमान पर राज था, जो हमारे हर छोटे बड़े विमान का चेहरा थी, उसे भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, आज इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। जानेंगे एचएएल अगर इस रेस से बाहर है तो किसे मौका दिया गया, और यह भी कि एमका को लेकर अब क्या तय किया गया है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने एमका के प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल्स को बनाने के लिए 7 भारतीय कंपनियों की तकनीकी बोलियों की जांच की। इस जांच के बाद 3 प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ये नाम नोट कर लीजिए। इन कंपनियों में ये 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एल&टी और भारत फोर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट से एचएएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अगले 3 महीनों के भीतर इन 3 में से किसी एक कंपनी को फाइनल विनर चुना जाएगा, जो भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एचएएल बाहर कैसे हो गया। देखिए, एचएएल के पास वैसे दशकों का अनुभव है। उन्होंने सुखोई बनाया, वो तेजस बना रहे हैं, फिर उन्हें बाहर क्यों किया गया। यहां सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज रखा था और यहीं पर पूरा खेल बदल गया। सरकार ने एक शर्त रखी थी, ऑर्डर बुक वर्सेस टर्नओवर रेशियो। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास साल भर में 100 प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है, लेकिन आपके पास एक साल में 1000 ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, तो क्या आप इस रेशियो को पूरा कर पाएंगे। एचएएल के साथ भी यही हुआ। वैसे एचएएल का साल 2025 का टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ था, लेकिन उसके पास जो ऑर्डर्स पेंडिंग थे यानी कि ऑर्डर बुक, उनकी वैल्यू लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी उनका काम उनकी क्षमता से 8 गुना ज्यादा पेंडिंग है। सरकार ने नियम बनाया था कि अगर आपका ऑर्डर बुक आपके टर्नओवर से 3 गुना ज्यादा है तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए 0 नंबर मिलेंगे। सरकार का लॉजिक सीधा है, हमें एमका टाइम पर चाहिए, हम तेजस जैसी देरी दोबारा नहीं झेल सकते। अब एक सवाल कि क्या प्राइवेट कंपनियां ये कर पाएंगी। टाटा या भारत फोर्ज ने तो आज तक पूरा फाइटर जेट नहीं बनाया। तो देखिए, सरकार यहां एक सेकेंड इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है। अमेरिका में क्या होता है, वहां सरकार जहाज नहीं बनाती, वहां लॉकहीड मार्टिन है और बोइंग जैसी कंपनियां हैं। ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं, आपस में कंपीट करती हैं। इससे होता यह है कि टेक्नोलॉजी बेहतर होती है और दाम कम होते हैं। भारत भी इसी मॉडल को फॉलो कर रहा है। सरकार चाहती है कि देश में फाइटर जेट बनाने वाले एक नहीं बल्कि 2 लाइनें हों। एक तरफ एचएएल तेजस और हेलीकॉप्टर्स बनाए और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर एमका जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स संभालें। इससे फायदा यह है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगी। अब बात करते हैं एमका प्रोजेक्ट के बजट और स्केल की। अभी प्रोटोटाइप स्टेज के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती स्टेज है। असली ऑर्डर का वैल्यू कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि एक बार ये एयरक्राफ्ट डेवलप और इंडक्शन के लिए तैयार हो गया तो पहले बैच में लगभग 120 जेट्स ऑर्डर होंगे। और हाँ, ये नंबर आने वाले सालों में और बढ़ेगा, क्योंकि एडवांस वेरिएंट भी बनाए जाएंगे। देखिए, एमका सिर्फ किसी जेट का नाम नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री R&D प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी कई खूबियां हैं, जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, स्टेल्थ विमान, अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ ऑपरेशन करने की क्षमता। मतलब आने वाले समय में ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने का काम करेगा और उम्मीद है कि 2028-29 तक इसका प्रोटोटाइप भी आ जाए और सीरीज प्रोडक्शन 2035 तक शुरू हो सकती है। पहली इंडक्शन में इंडियन एयरफोर्स लगभग 7 स्क्वाड्रन्स यानी 126 जेट्स ले सकता है। अब एक और बड़ा पॉइंट, एचएएल के बाहर होने के बाद प्राइवेट सेक्टर को भारत में पहला बड़ा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन सेट करने का
मौका मिल रहा है। मतलब अब इंडिया में HAL की मोनोपोली खत्म होने वाली है और प्राइवेट कंपनियां यहां फाइटर जेट बनाने की रेस में शामिल होंगी। एक हैवी कंपटीशन देखने को मिलेगा। एमका प्रोजेक्ट का कंट्रोल ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास होगा, जो DRDO का हिस्सा है। ADA और फाइनल विजेता मिलकर 5 प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसके बाद इन्हें टेस्ट और सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों याद रखिए, एमका सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। ये जेट स्टेल्थ और AI बेस्ड सिस्टम के साथ ही दुश्मनों की रडार स्क्रीन से बचते हुए मिशन कर सकेगा और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर को नए लेवल पर ले जाएगा। एक बार फिर इस चार्ट को देख लीजिए। कंपनी जो शॉर्टलिस्ट हुई है फिलहाल उसमें टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और भारत फोर्ज है। HAL रेस से बाहर हो गई है। अगला कदम, तीनों कंपनियां अपनी डिटेल कमर्शियल प्रपोजल सबमिट करेंगी। फाइनल डिसीजन अगले 1 से 3 महीनों में आ जाएगा। प्रोटोटाइप बजट 15,000 करोड़ होगा। सीरीज प्रोडक्शन 2035 से शुरू। 120 से ज्यादा जेट्स पहले बैच में। टेक्नोलॉजी स्टेल्थ, AI, लॉन्ग रेंज टारगेटिंग, UAE इंटीग्रेशन। अब बात एमका की, जिसके लिए ये इतना कंपटीशन देखा जा रहा है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3-4 देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका के पास F-22, F-35, रशिया के पास Su-57, चाइना के पास J-20। एमका भारत को इसी एलीट क्लब में शामिल कर देगा। इसकी 4 सबसे बड़ी ताकत जो आपको जाननी चाहिए। स्टेल्थ इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसकी बनावट, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जाती बल्कि बिखर जाती हैं, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि आसमान में मौत मंडरा रही है। दूसरा, इंटरनल वेपन बे। आमतौर पर फाइटर जेट्स के पंखों के नीचे मिसाइलें लटकी होती हैं, जो आमतौर पर दुश्मन पता कर लेते हैं, लेकिन एमका में मिसाइलें अंदर की तरफ फिट की जाएंगी। अगर वहीं AI की बात करें, इसमें एक ऐसा डिजिटल पायलट होगा जो असली पायलट के तनाव को कम करेगा। ये विमान खुद तय कर पाएगा कि किस खतरे को पहले मारना है और कब पीछे हटना है। इसके अलावा मैन अनमैन टीमिंग, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। एमका अकेले नहीं उड़ेगा, इसके साथ 3-4 घातक ड्रोन उड़ेंगे जिन्हें पायलट खुद कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों कहानी ये है कि HAL फिलहाल इस रेस से बाहर है। अब सिर्फ सरकारी होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट बनाना कोई मामूली काम नहीं। सवाल यह है कि क्या टाटा या L&T या भारत फोर्ज उन बारीकियों को समझ पाएंगे जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सालों में नहीं समझ पाई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम चीन के J-20 का मुकाबला करने के लिए समय पर तैयार हो पाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं वो हमने आपको बता दी। अगले 1 से 3 महीने में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि DRDO ADA के साथ मिलकर कौन सी कंपनी विमान बनाने का काम करेगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।